आप सभी बच्चों को प्रमिला दीदी का हरिओम। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 9 प्रकाश का अपवर्तन इसके बारे में समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। हमने प्रयोगों के आधार पर भी इसको देखा और समझा है। समतल दर्पण जिसकी सतह समतल होती है, सपाट होती है, ठीक है, वह किसी भी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। आपने पिछली कक्षा में कैलाइडोस्कोप बनाकर भी देखा है। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखे जाएं कि इनके किनारे आपस में मिले रहें, तब इन दर्पणों के बीच एक वस्तु जैसे मोमबत्ती रख दी जाए तो सोचिए इसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि यदि आप दो समतल दर्पण, उनके किनारों को आपको क्या करना है, मिला के रखना है। जिस प्रकार मैं आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से बताऊं, ये एक समतल दर्पण हो गया और ये दूसरा समतल दर्पण हो गया, और यदि हम यहाँ बीच में क्या रख दें, मोमबत्ती रख दें, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, यानी ये आपने एक समतल दर्पण यहाँ मैं ए बी से दर्शा दे रही हूँ और दूसरे समतल दर्पण को यदि मैं सी डी से दर्शा रही हूँ, और ये हमारा क्या है, मोमबत्ती है। इस प्रकार का यदि हम व्यवस्था बनाएं, ठीक है, तो मोमबत्ती दोनों समतल दर्पण के बीच में रखी हुई है, कितने प्रतिबिंब उसके दिखाई देंगे। यह क्रियाकलाप को आप स्वयं भी या साथियों के साथ करके देख सकते हैं कि उनकी प्रतिबिंब का मतलब है उनकी छाया कितनी बन रही है ना। अब दर्पणों को विभिन्न कोण जैसे 45, 60, 120 और 180 पर जोड़ना है। पहले हमने कोई कोण नहीं लिया था, सिर्फ किनारों को जोड़ा और बीचों बीच हमने रख दिया था। ठीक है, अब हमको दोनों दर्पणों को विभिन्न कोणों में, एक बार 45 डिग्री के अंश में उनके किनारों को मिलाते हुए रखना है, एक बार 60 डिग्री, फिर 120 और 180। दर्पणों के मध्य मोमबत्ती या कोई अन्य वस्तु रख दीजिए। मोमबत्ती रख सकते हो या फिर कोई अन्य वस्तु रखिए। प्रत्येक स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या को आपको नोट करना है। यानी 45 अंश में जब आपने दर्पण को रखा है तब कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं उस वस्तु का। 60 अंश में जब आपने, यानी 45 अंश का मतलब क्या हो रहा है, न्यून कोण में जा रहा है। 45, 60 बिल्कुल इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, मैं आपको दोनों दर्पणों की स्थिति बता रही हूँ। अगर हम 45 अंश लेते हैं, तो बिल्कुल इतना रहेगा। उसी प्रकार 60 अंश में थोड़ा सा और वो फैल जाएगा, है ना। 120 में आपको और ज़्यादा फैलाव दिखाई देगा। इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, दर्पण का जो है कोण है उसको हम क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। किनारों को जो मिला रहे हैं उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। 180 में तो आपका किस में आ जाएगा, वो सरल रेखा में आ जा रहा है, यानी दोनों जो किनारे हैं वो इस प्रकार रहेंगे, एक दर्पण और ये दूसरा दर्पण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको उनको अलग अलग कोणों पे व्यवस्था रखनी है, और मध्य में जो वस्तु हमने रखी है उसको ये देखना है कि 45 अंश के कोण में जब रखा तो कितने प्रतिबिंब बने, 60 में, 120 में और 180 अंश के कोणों पर जब हमने व्यवस्था रखी तो कितने प्रतिबिंब बने। और अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर खड़े करना है, अर्थात इस प्रकार आपको खड़े करना है। अभी हमने उनके किनारों को मिलाया था, अभी हमको दोनों समतल दर्पण को इस प्रकार खड़े करना है। समतल दर्पण आपने देखा हुआ है, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। ये देखिए, इस प्रकार समतल दर्पण होता है। एक सतह उसकी पॉलिश की हुई होती है और दूसरी सतह चमकती हुई रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार समतल दर्पण होता है। अभी क्या कह रहे हैं कि समतल दर्पण को हमको एक दूसरे के आमने सामने ऐसे रखना है, तो उसकी जो चमकदार सतह है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखा जाना है। ठीक है, अब देखिए मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। अब उसके बीच में मोमबत्ती रखी हुई है तो कितने प्रतिबिंब बने हुए। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा
बहुप्रतिबिंबों का बनना भी कहते हैं, का उपयोग कर भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। इनका उपयोग वस्त्र उद्योग में डिजाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। आप यह भी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं तब वे परावर्तित होती हैं। यह भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो वो क्या होती है, परावर्तित होती हैं, अर्थात वो उस दिशा में वापस लौट जाती हैं। सतह पर टकराकर वह वापस हो जाती हैं। ठीक है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यह भी आपको मैं एक जो चित्र है हल्का सा यहाँ पर आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार से ये समतल दर्पण है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण और ये परावर्तित हो रही है। ठीक है, ये आपतित किरण हो गई जो समतल दर्पण पर पड़ रही है चमकदार सतह पर। एक सतह जो आपको इस तरीके से दिखाया है ये पॉलिश की हुई सतह है और दूसरी सतह जो होती है वो चमकदार होती है। तो आपतित किरण जो है वो उस सतह पर पड़ती है और फिर वह परावर्तित हो जाती है। ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, तो चित्र आपका किस प्रकार बनेगा? ये देखिए, और ये हो गया अभिलंब। ठीक है, पहला आपको बताया कि आपतित और परावर्तित ये कोण बराबर होते हैं। ये हो गया आपतित कोण और ये हो गया परावर्तित कोण। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु। यहाँ पर ये तीनों जो अभिलंब है आपका आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है। ठीक है, ये एक ही तल में होते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जब पानी से गुजरती हैं तब क्या होता है ना। तो अब देखते हैं हम जो अपवर्तन जिसके बारे में हमको इस अध्याय में समझना है। ठीक है, क्योंकि पिछला जो था वो सभी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है परावर्तन के बारे में, इसीलिए आपको उसकी थोड़ी जानकारी दी गई। अपवर्तन, पारदर्शी पदार्थ जैसे हवा, पानी, कांच आदि से हमें आर पार दिखाई देता है। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसके आर पार दिखाई देता है। जैसे हवा में, पानी में और कांच में हमको आर पार दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश किरणें इनमें से आसानी से पार हो जाती हैं। ऐसे पारदर्शी पदार्थों को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, इन माध्यमों को क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम, जिनसे प्रकाश किरणें आसानी से आर पार हो जाती हैं। प्रकाशीय माध्यम सघन जैसे कांच और पानी। ठीक है, और विरल जैसे हवा, यानी दो माध्यम होते हैं प्रकाशीय माध्यम में, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम में कांच और पानी को लेंगे और विरल माध्यम में हवा को लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपने क्या जाना कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें हमें आर पार दिखाई देता है। और आर पार क्यों दिखाई देता है? आर पार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें प्रकाश किरणें आसानी से पार हो जाती हैं। तो ऐसे पारदर्शी पदार्थों को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं कहा? सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम हमारे पास तीन है। क्या क्या कहा था? हवा, पानी और कांच। तो हवा जो है वो विरल माध्यम में आएगा और पानी और जो कांच है वो सघन माध्यम में आएगा। तो यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप के द्वारा हम यहाँ पर और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश की किरणें जब एक प्रकाशीय माध्यम से एक अन्य प्रकाशीय माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है। एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में जाती हैं तब क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप देखिए। क्रियाकलाप 1, इसमें किस किस आवश्यक सामग्री की आपको आवश्यकता है? एक पुट्ठा लिया गया है,
कांच का गिलास है, पानी है, पिन है और 1 चम्मच दूध है। ठीक है, ये कुछ आवश्यक सामग्री है। एक पुट्ठा, कांच का गिलास, पानी, पिन और 1 चम्मच दूध। कांच के गिलास को, यहाँ चित्र पर भी ध्यान देंगे, कांच के गिलास को पानी से आधा भरा गया है और उसमें 1 चम्मच दूध मिला दिया गया। ठीक है, यानी आप सर्वप्रथम एक कांच का गिलास लेंगे और उस कांच के गिलास को आधा भरेंगे पानी से और फिर उसमें 1 चम्मच जो दूध लिया हुआ उसे मिला देंगे। पानी किस कलर का हो जाएगा? सबको मालूम है, जैसे ही हम उस गिलास के पानी में दूध मिलाते हैं तो पानी दूधिया कलर का हो जाएगा। अब आगे आपको पुट्ठे में पिन से एक छेद कर लेना है। पुट्ठा, आप कॉपी का जो पुट्ठा होता है वो ले सकते हैं और उसमें पिन के माध्यम से एक छेद कर लीजिए। अब किसी प्रकाश स्रोत के प्रकाश को पुट्ठे पर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें बने छेद से निकलने वाली प्रकाश की किरण गिलास के पानी की सतह से टकराए, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये टॉर्च लिया गया है, जो पुट्ठे में जो छेद किया गया है ना, पुट्ठे के पीछे इस टॉर्च को रखा गया और टॉर्च को जैसे ही ऑन किया गया, चालू किया गया है, उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो इस छेद के माध्यम से कहाँ पर आ रहा है? जो गिलास है और जिसमें पानी है, तो हमको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि वह पानी की सतह से टकराए, क्योंकि हमारा जो गिलास है वो आधा भरा हुआ है। यदि हम उसको पुट्ठे को ऊपर की तरफ रखेंगे तो वह प्रकाश की किरण पानी की सतह से नहीं टकराएगी। इसलिए हमको इसकी व्यवस्था इस प्रकार रखनी है कि जो प्रकाश निकल रहा है वो पानी की सतह से टकराए। गिलास को ऊपर से देखने पर दूधिया पानी में से गुजरती हुई प्रकाश की किरण, गिलास को हमको किससे? ऊपर से देखना है, यहाँ से, यानी आपकी आंखें ये इस प्रकार हमको ऊपर से देखना है। ठीक है, तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो दूधिया पानी में से गुजरती हुई प्रकाश की किरण दिखाई देगी, हमको वो प्रकाश की किरण दिखाई देगी। गिलास से पानी की किरण के पथ को ध्यान से देखना है। प्रकाश की किरण के पथ में आपको क्या परिवर्तन दिखा ये आपको देखना है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम हवा से दूसरे प्रकाशीय माध्यम दूधिया पानी, यहाँ पर एक प्रकाशीय माध्यम क्या है? हवा, क्योंकि हमारा जो टॉर्च है ना, टॉर्च से जो प्रकाश निकल रहा है वो कहाँ है? क्योंकि हवा तो चारों तरफ है ना, तो वो उस समय पर हमने पुट्ठे के छेद के द्वारा उस प्रकाश की किरण को भेजा है गिलास के पानी में, दूधिया पानी में। ठीक है, तो प्रकाश की किरण हवा से कहाँ पहुँच रही है? दूसरे प्रकाशीय माध्यम क्या? दूधिया पानी में पहुँच रही है। तब वह दोनों माध्यमों के संपर्क तल पर मुड़ जाती है। दोनों माध्यम जहाँ पर संपर्क कर रहे हैं, हवा और दूधिया पानी जहाँ पर संपर्क कर रहे हैं, वहाँ पर प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो इससे क्या पता चलता है? माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश के इस तरह से मुड़ने को ही अपवर्तन कहते हैं। इस चित्र में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रकाश जो है वो हवा, ये हवा में है, तो ये क्या हो गया? आपका एक माध्यम हो गया हवा, और ये यहाँ पर आ गया दूधिया पानी में, तो ये हो गया दूसरा माध्यम दूधिया पानी। अब क्या कहा गया कि जहाँ पर दोनों का संपर्क स्थल है वहाँ पर से यह मुड़ जाता है। ये यहाँ पर संपर्क स्थल है इनका, ये। ठीक है, तो आप देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन ना आकर के यहाँ पर वह हल्का सा मुड़ गया है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है जैसे बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर ये मोड़ दिखाई दे रहा है। सीधा अगर होता तो बिल्कुल इस तरीके से सीधे आता, यानी हमको बिल्कुल टार्च से रोशनी जो है वो इस प्रकार आती, सीधे आती, परंतु हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश किरण संपर्क स्थल पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। जहाँ पर हवा और पानी, दूधिया पानी दोनों का संपर्क हुआ, वहाँ पर प्रकाश की किरण क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है। तो इससे क्या पता चला कि जो माध्यम है परिवर्तित हुआ, हवा से क्या हुआ? दूधिया पानी में, तो माध्यम बदल रहा है ना, प्रकाश का माध्यम बदल रहा है, तो माध्यम परिवर्तन के कारण ही प्रकाश जो क्या हो गया? मुड़ गया। तो प्रकाश के इस तरह से मुड़ने को ही क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्रियाकलाप भी बताया गया है। इसमें आपको कटोरी, एक सिक्का और एक गिलास पानी, इसको भी आप घर पे करके देख सकते हैं। बहुत ही सरल प्रयोग है ये। इसमें आपको किसी प्रकार के
प्रयोगशाला से संबंधित ना ही रसायन की ज़रूरत है और ना ही उन पात्रों की। ये हमारे घर में मौजूद रहते हैं ऐसे उपकरण हैं। तो कटोरी, सिक्का और एक गिलास पानी। एक कटोरी में आपको क्या करना है, सिक्का रख लेना है। कुछ दूर हटकर एक आंख बंद करके अपने सिर को इतना झुकाइए कि सिक्का कटोरी के किनारे से नीचे दिखना बंद हो जाए। ठीक है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से इसमें रखा गया है और कैसे देखा जा रहा है ना। क्या किया गया, कटोरी में सिक्का को रख दिया गया। ये है कटोरी जिसमें सिक्का नीचे आपको दिखाई दे रहा है रखा हुआ। आपको थोड़ी सी दूरी बनाना है और अपने सिर को इतना झुकाना है कि सिक्का कटोरी के किनारे से दिखना बंद हो जाए, आपको दिखाई ना दे। कहने का तात्पर्य यानी अब सिक्के से आने वाली प्रकाश किरणें आप तक नहीं पहुंच रही हैं। जब तक आपको सिक्का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि सिक्के से प्रकाश की किरण आपकी आंख तक आ रही है, इसलिए आपको सिक्का दिख रहा है। लेकिन आपकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि आपको ऊपर से नहीं देखना है। ऊपर से देखेंगे तब तो आपको सिक्का दिखाई देने लगेगा और देता ही रहेगा। लेकिन आपको किनारे से बोल रहे हैं, ये देखिए यहाँ किनारे से देख रहे हैं, तो किनारे से जब इनकी दृष्टि पड़ रही है तो इतने दूर तक आपको जाना है कि आपको सिक्का दिखाई ही ना दे। ठीक है, तो सिक्के से आने वाली प्रकाश किरण आप तक नहीं पहुंच रही क्योंकि बीच में कटोरी की दीवार आ गई। अब इस स्थिति में अपने साथी से कहिए कि वह कटोरी में पानी धीरे धीरे इस प्रकार डाले कि सिक्का अपने स्थान से सरकने ना पाए। क्योंकि पहले वाली स्थिति में आपको पानी नहीं, सिर्फ कटोरी में सिक्का डाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। चित्र में आपको पानी भी दिख रहा है तो आप पहले से पानी नहीं डाल देंगे, है ना। कटोरी में सिर्फ सिक्का रखा हुआ है और आपने उसको इतना आप दूर हटे कि आपको सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है। अब दूसरे बार में आप उसको बोलेंगे कि अपने साथी से कहेंगे कि उस कटोरी में धीरे धीरे पानी डालें, सिक्का अपनी स्थिति से हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे और गर्दन और आंख को भी आपको स्थिर ही रखना है। कहने का तात्पर्य आपको हिलना नहीं है। अब आपको क्या सिक्का दिखाई दे रहा है, पानी जैसे ही उसमें आधा भर गया है तो अब आपने भी अपनी स्थिति नहीं हिलाई है, नहीं सिक्के की स्थिति हिली हुई है, तो आपको ये देखना है कि क्या सिक्का दिखाई दे रहा है। तो अभी तक तो सिक्के से आने वाली प्रकाश किरणों को कटोरी की दीवार रोक रही थी, परंतु कटोरी में पानी डालने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सिक्का आपको दिखने लगा। तो सिक्का हमको दिखने लग रहा है ना, पानी डालने के बाद। तो हम तो उसी स्थान पर खड़े हैं, सिक्का भी अपनी ही जगह पर है। ठीक है, फिर पहले हमको सिक्का नहीं दिख रहा था और अब हमको सिक्का क्यों दिखने लगा, है ना। तो ये प्रश्न आता है कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा जिसके कारण से हमको सिक्का दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको अपवर्तन पहले बताया था आपको कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। संपर्क स्थल पर, दोनों माध्यमों के संपर्क स्थल पर प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं। तो निस्संदेह वो सिक्का हमको क्यों दिखाई दिया, प्रकाश का अपवर्तन हुआ है वहाँ पर, है ना। प्रकाश का अपवर्तन ही हुआ है, तभी हमको वहाँ पर सिक्का दिखाई दे रहा है। पानी डालते ही सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें पानी की सतह से मुड़कर अर्थात विचलित हो गई और आपकी आंखों तक पहुँच गई और सिक्का दिखने लगा। तो चित्र में आपको प्रकाश की किरणों का संभव पथ यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर आपको मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, सिक्के का सतह से ऊपर उठा हुआ दिखना। तो हमको दो चित्र वहाँ पर दिखते हैं, एक तो ये नीचे वाला वास्तविक सिक्का है और जो हमको दिखाई दे रहा है वो काल्पनिक सिक्का है। काल्पनिक अर्थात सिक्के का प्रतिबिंब है जो हमको दिखाई दे रहा होता है। तो यह घटना क्यों हुई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से हुई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो प्रयोग हमने यहाँ पर देखे। आशा करती हूँ आप लोगों को इन दोनों प्रयोगों के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। प्रकाश से संबंधित परावर्तन और उनसे संबंधित कुछ बातें जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दी। और अभी हम यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन जो पढ़ रहे हैं उसमें आज हमने प्रकाश के अपवर्तन और उससे संबंधित दो क्रियाकलाप देखे। अगले वीडियो लेसन में आपको इसके आगे समझाया जाएगा। धन्यवाद।